अहमद के बेटे के एनकाउंटर की चर्चा हो रही है, लेकिन आपको आज से 25 साल पहले हुए यूपी के सबसे बड़े एनकाउंटर का चैप्टर भी दिखाता हूं, जिसने यूपी पुलिस के काम करने के तरीके को ही बदल दिया था। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के एनकाउंटर तो बहुत हुए, लेकिन सबसे बड़ा एनकाउंटर जो हुआ था वो आज से करीब 25 साल पहले हुआ। यूपी पुलिस के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा एनकाउंटर 23 सितंबर 1998 को डॉन श्री प्रकाश शुक्ला का हुआ था, जिसने उस वक्त के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के मर्डर की सुपारी उठा ली थी। सोचिए, मुख्यमंत्री को मारने की सुपारी ले ली इसने। सीएम की सुपारी लेने की खबर मिलते ही एसटीएफ की टीम एक्शन में आ गई। एसटीएफ की टीम को पता चला कि श्री प्रकाश शुक्ला दिल्ली में अपनी किसी गर्लफ्रेंड से मोबाइल पर बात करता है। एसटीएफ ने श्री प्रकाश शुक्ला और उसकी गर्लफ्रेंड के मोबाइल फोन को सर्विलांस पर लिया। सर्विलांस के जरिए पुलिस को पता चला कि श्री प्रकाश शुक्ला गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में मौजूद है, जिसके बाद यूपी एसटीएफ की टीम फौरन लोकेशन पर पहुंची और श्री प्रकाश शुक्ला को घेर लिया। पुलिस ने उससे सरेंडर करने को कहा, लेकिन वो नहीं माना और फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में श्री प्रकाश शुक्ला मारा गया। उस वक्त पुलिस ने श्री प्रकाश शुक्ला के खात्मे के लिए जो अभियान चलाया, उस पर लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च किए थे उस जमाने में। यह यूपी में अपने आप में इस तरह का पहला मामला था जब पुलिस ने किसी अपराधी के खिलाफ अभियान में इतनी बड़ी रकम खर्च की थी। लेकिन तब यह नहीं कहा गया कि भाई ये जो है श्री प्रकाश शुक्ला है इसलिए इसको मार दिया। अभी तुरंत निकल आता कि असद अहमद था इसलिए मार दिया। उस जमाने में श्री प्रकाश शुक्ला को पकड़ना आसान नहीं था और इसके लिए उस वक्त सर्विलांस का इस्तेमाल किया जाना बहुत महंगा था। श्री प्रकाश शुक्ला के एनकाउंटर ने कैसे यूपी पुलिस के काम करने के तरीके को बदला, आज ये भी सुनिए। 90 के दशक में यूपी में डॉन श्री प्रकाश शुक्ला का ऐसा आतंक था कि उससे निपटने के लिए पहली बार एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई। जिस एसटीएफ ने आज असद को मार गिराया, वो उस जमाने में इसको मारने के लिए बनी थी। लखनऊ सचिवालय में यूपी के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और डीजीपी के बीच बैठक हुई और इसमें प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। 4 मई 1998 को तत्कालीन एडीजी अजय राज शर्मा ने 50 बेहतरीन जवानों को सेलेक्ट करके यूपी एसटीएफ का गठन किया। इस फोर्स का पहला टास्क था श्री प्रकाश शुक्ला को जिंदा या मुर्दा पकड़ना। तो उस जमाने से एनकाउंटर हो रहे हैं, हिंदुओं के भी हो रहे हैं और दूसरे धर्म के लोगों के भी हो रहे हैं। अब यूपी में हुए उस एनकाउंटर के बारे में भी सुनिए, जिसका पहली बार टीवी पर लाइव टेलीकास्ट हुआ था। यह एनकाउंटर था डकैत घनश्याम केवट का। यूपी पुलिस को डकैत घनश्याम केवट के चित्रकूट के पास एक गांव में छिपे होने की खबर मिली, जिसके बाद 16 जून 2009 को 400 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने उस गांव को घेर लिया। डकैत घनश्याम केवट एक घर में छिपा था। खुद को घिरता देख उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पूरा गांव गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये जून 2009 की तस्वीर है। एनकाउंटर का लाइव प्रसारण हुआ था। आप देखिए, पूरी पुलिस पहुंची हुई है, पूरे इलाके को घेरा हुआ है, पेड़ के पीछे पुलिस वाले बैठे हुए हैं, वो अंदर छुपा हुआ है, गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती है। ये सब लाइव चला टीवी पे भाई। और 52 घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद आखिरकार पुलिस ने डकैत घनश्याम केवट को मार गिराया। ये घनश्याम केवट। अब यूपी में हुए उस एनकाउंटर की कहानी बताता हूं, जिसमें अपराधी को खत्म करने के लिए पुलिस वाले बाराती बन गए थे। यह एनकाउंटर था डॉन रमेश कालिया का। अच्छा, अभी तक आप जितना एनकाउंटर सुन रहे हैं उसमें कोई मुसलमान नहीं आया है, इसलिए हो सकता है इनमें से कईयों की कहानी आपको ना पता हो, लेकिन आज की डेट में अपराधी का भी धर्म देख लिया जाता है। आपको किस्सा सुनाता हूं। एक बिल्डर ने रमेश कालिया के खिलाफ 5 लाख की रंगदारी मांगने की शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने रमेश कालिया तक पहुंचने का प्लान तैयार किया। पुलिस के कहने पर बिल्डर ने रमेश कालिया को फोन किया और कहा कि वो उसे कुछ पैसे देने के लिए तैयार है। इसके बाद कालिया ने उसे मिलने का वक्त और जगह बताया। 12 फरवरी 2005 को बिल्डर रमेश कालिया से मिलने पहुंचा। उसकी मदद के लिए पुलिस की टीम बाराती बनकर 3 अलग अलग गाड़ियों में बैठकर पहुंची। जैसे ही बिल्डर पैसे देने के लिए कालिया के ठिकाने पर पहुंचा तो पुलिस की टीम ने धावा बोल दिया। एकदम फिल्मी कहानी है। दोनों तरफ से फायरिंग होने लगी। रमेश कालिया मारा गया। तो यह भी एक
इतिहास है कि किस तरह से एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे। लेकिन आज की डेट में तुरंत लोग जो है विक्टिम कार्ड निकाल लेते हैं, तुरंत रिलीजन कार्ड निकाल लेते हैं, धर्म का कार्ड निकाल लेते हैं। लेकिन वो जो कुछ भी करते रहे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह साबित किया है कि वो कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए उत्तर प्रदेश में जो कह रहे हैं वो करके दिखा रहे हैं। लेकिन विक्टिम कार्ड की बात हो रही है तो पाठशाला में अब पीएम मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के अनसुने सच का चैप्टर है। हमारे पास वो सुपर एक्सक्लूसिव दस्तावेज हैं जो जिनको देखकर सवाल उठ रहा है कि क्या जानबूझकर बीबीसी ने भारत के कानून की धज्जियां उड़ाई। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, याद है ना, जिसको लेकर बड़ा हंगामा हुआ। अरे काहे नहीं दिखाएंगे, कैसे नहीं दिखाएंगे, दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे, खूब विवाद हुआ। इसके बाद जब बीबीसी के ऑफिस पर इनकम टैक्स की टीम ने सर्वे किया तो विक्टिम कार्ड निकालकर मार दिया गया। कहा गया कि मोदी विरोधी डॉक्यूमेंट्री बना दी, इसलिए छापे पड़ गए। लेकिन आज हम आपको इस क्रोनोलॉजी को उल्टा करके बताते हैं, क्योंकि हमारे पास वो सुपर एक्सक्लूसिव दस्तावेज हैं जो पीएम मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का अनसुना सच बताएंगे। और सच क्या है आज मैं आपको बताता हूं। सुनिए, आपने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री सुनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आपने सुना कि भाई अच्छा डॉक्यूमेंट्री जो है वो दिखा दी, इसलिए उन पर कार्रवाई हो गई बीबीसी वालों पर। लेकिन मैं आज इस कड़ी को उल्टा करके दिखाता हूं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के बारे में जब आपको बताना शुरू करूंगा कि इनमें क्या है तो आप कहेंगे बॉस ये तो उल्टा ही मामला लग रहा है। तो पहले क्या हुआ कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, डॉक्यूमेंट्री, और इसके बाद क्या हुआ, बीबीसी पर छापे पड़े। तो कहानी ये बना दी गई कि छापे इसलिए पड़े क्योंकि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, और पीएम मोदी को इसमें घसीट लिया गया कि भाई नरेंद्र मोदी जो हैं उनके खिलाफ आप कुछ बोल नहीं सकते, ये वो वगैरह वगैरह। लोकतंत्र खतरे में आ गया, वो तो तुरंत आ जाता है खतरे में। तो कहानी तो पूरी उल्टी है, लेकिन मैं आपको यह बता रहा हूं कि किसी ने, हमारे जैसे लोगों ने सवाल किया कि भाई नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री आप बता रहे हो वो तो सुप्रीम कोर्ट से उनको क्लीन चिट मिली है नरेंद्र मोदी को गुजरात दंगों के मामले में, तो ये डॉक्यूमेंट्री पर विश्वास करें कि सुप्रीम कोर्ट पर करें? नहीं नहीं नहीं, डॉक्यूमेंट्री पे करो, क्योंकि कुछ लोगों को ये सूट करता था। लेकिन अब जो हम आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे वो डॉक्यूमेंट्स आपको बताएंगे कि कहानी बॉस इस तरफ से इधर नहीं गई है, बात इस तरफ से इधर गई कि नरेंद्र मोदी ने एक्शन लिया और इसलिए जो है सवाल उठने लगा कि क्या डॉक्यूमेंट्री बनाई गई। हमारे पास वो एक्सक्लूसिव दस्तावेज हैं जिनसे सवाल उठ रहा है कि क्या बीबीसी इंडिया खुद को भारत के कानून से ऊपर समझता है। क्योंकि जब आप किसी देश में काम करते हैं तो उस देश के कानून, उस देश के नियमों के हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। लेकिन हमारे पास बीबीसी के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें पढ़ने पर ऐसा लग रहा है कि बीबीसी इंडिया को भारत के कानूनों की परवाह नहीं, और जब इस पर एक्शन हुआ तो विक्टिम कार्ड निकालकर खेल दिया गया। ये दस्तावेज बता रहे हैं कि पिछले 4 साल से बीबीसी इंडिया जानते बूझते भारत के कानून को ठेंगा दिखा रहा है। आप कहेंगे इन डॉक्यूमेंट्स में ऐसा क्या है? ये डॉक्यूमेंट्स जो हमने एक्सेस किए हैं इनमें ईमेल्स भी हैं और कुछ कॉन्फिडेंशियल दस्तावेज भी हैं। इन दस्तावेजों में क्या लिखा है ये आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए कि बीबीसी इंडिया पर आरोप क्यों लग रहे हैं कि 4 साल से वो भारत के नियमों की जानबूझकर अनदेखी कर रहा है। पूरा मामला पहले समझाता हूं, फिर डॉक्यूमेंट्स रखूंगा आपके सामने। 18 सितंबर 2019 को भारत सरकार ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई से जुड़ी एक पॉलिसी में कुछ बदलाव किए। मतलब विदेश का कितना पैसा कहां लग सकता है भारत में, उस नियम में कुछ बदलाव किए और कुछ क्षेत्र में एफडीआई को 26% पे सीमित कर दिया कि विदेशी किसी भी कंपनी का पैसा 26% से ज्यादा नहीं लगेगा इन क्षेत्रों। फिर 16 अक्टूबर 2020 को सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि नई एफडीआई
पॉलिसी के तहत डिजिटल मीडिया भी आएगा, यानी डिजिटल मीडिया के सेक्टर में 26% से ज्यादा विदेशी निवेश नहीं हो सकता। सरकार की तरफ से कहा गया कि न्यूज को दिखाने, उसे अपलोड करने वाली डिजिटल मीडिया कंपनी को भारत सरकार के 18 सितंबर 2019 के आदेश का पालन करना होगा, जिसके मुताबिक 26% तक एफडीआई को ही मंजूरी मिली है। यानी कोई डिजिटल मीडिया पर अगर कोई अपना काम चला रहा है तो विदेश से 26% का निवेश ले सकता है। सितंबर 2019 से पहले प्रिंट मीडिया में विदेशी निवेश की सीमा 26% थी। न्यूज ब्रॉडकास्ट टेलीविजन कंपनी के लिए एफडीआई लिमिट 49% हुआ करती थी, लेकिन डिजिटल मीडिया पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी। लेकिन नई पॉलिसी के मुताबिक जो भी एफडीआई से जुड़े नियम का उल्लंघन करता, उसे हर दिन 5,000 रुपए का जुर्माना देना होता। और अब डिजिटल मीडिया को भी इसमें ले आया गया कि 26% से ज्यादा बॉस आप पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। नियम न मानने वाली कंपनी को अपना कारोबार समेटने के लिए भी कहा जा सकता है। जब एफडीआई के नए नियम लागू हुए तो कुछ डिजिटल मीडिया कंपनियों ने अपने सेटअप को बदल लिया और एफडीआई को नियम के दायरे में लाने के लिए बदलाव किए कि भाई हम उसके दायरे में आ जाएं। भाई आप भारत में काम कर रहे हैं, भारत ने एक नियम बनाया, आपका दायरा उस नियम से बाहर जा रहा, तो आप अपने आप को समेटिएगा ना कि भाई हम नियम के हिसाब से चले। अच्छा, कुछ कंपनियां ऐसी थी जो भारत से अपना बिजनेस समेट कर चली गई, क्योंकि उनको लगा कि भाई ये 26% बाहर से पैसा लेने में हमारा काम चलेगा नहीं, तो उन्होंने अपना बिजनेस ही समेट लिया, जैसे याहू वगैरह। लेकिन बीबीसी इंडिया पर आरोप है कि उसने जानते बूझते कोई कदम ही नहीं उठाया। होना तो यह चाहिए था कि जैसे ही एफडीआई के नियम बदले वैसे ही बीबीसी इंडिया को कदम उठा लेने चाहिए थे। लेकिन आरोप यह है बीबीसी पर कि भाई बीबीसी ने यह किया ही नहीं। बीबीसी इंडिया जो है उसकी 100% हिस्सेदारी जो है वो आज भी कहा जा रहा है वो किसके पास है? वो बीबीसी वर्ल्ड सर्विस WS के पास है। बीबीसी वर्ल्ड सर्विस जो यूके की कंपनी है, ये जो आप देख रहे हैं ये यूके की कंपनी है, भारत की कंपनी नहीं है। तो सीधा सीधा हिसाब ये था कि भाई एफडीआई की लिमिट कितनी तय हुई? 26%। आपकी हिस्सेदारी कितनी है विदेशी कंपनी की? 100%। तो ये नियम का उल्लंघन हुआ कि नहीं हुआ? यही आरोप बीबीसी पर लग रहा है, जिसको लेकर कार्रवाई हो रही है। तो विक्टिम कार्ड निकालकर फेंक दिया जा रहा है। एफडीआई के नियम बदलने की वजह से जिन डिजिटल मीडिया कंपनियों ने अपने कारोबार को भारत से समेट लिया, उसके बारे में भी आपको बताता हूं। ऐसा नहीं कि खाली बीबीसी पर इसका प्रभाव पड़ा। जब यह नियम आया एफडीआई का, तो याहू इंडिया जो है, याहू इंडिया, ये 2021 में बंद हो गया कि भाई हमारा हिसाब नहीं बैठ रहा एफडीआई के हिसाब से, तो बंद हो गया। एक है हफिंगटन पोस्ट, हफिंगटन पोस्ट, इसका हिसाब भी नहीं बैठा, तो ये 2022 में बंद हो गया कि भाई हम भी बंद करते हैं, हमको नहीं बैठ रहा। लेकिन बीबीसी इंडिया का कारोबार चलता रहा, जबकि उस पर आरोप है कि उसने ना ही नियमों का पालन किया, ना ही नियमों के हिसाब से सेटअप में बदलाव किया। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आरोप क्यों लग रहे हैं, हमारे पास कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके लिए आपको ये सीक्रेट दस्तावेज देखने होंगे। ये दस्तावेज हमारे पास हैं, इसमें बीबीसी के कुछ इंटरनल ईमेल्स हैं और दूसरे इंटरनल कम्युनिकेशंस हैं, जिनमें कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है। अगर आप ये देखेंगे, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये ईमेल्स हैं और कुछ दस्तावेज जो हैं अगर आप देखेंगे उनमें लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे, ये देखिए, इनमें ऊपर जो है लिखा हुआ है कॉन्फिडेंशियल। ये तस्वीर देख रहे हैं, कॉन्फिडेंशियल बीबीसी न्यूज बोर्ड, ये डॉक्यूमेंट्स हैं। इनमें जो पहला दस्तावेज है वो 22 अगस्त 2022 का है, जो कि एक ईमेल है। इस ईमेल में क्या आपको बताता हूं, ये ईमेल 22 अगस्त 2022 को क्रिस लोवेथ ने भेजा है, जो बीबीसी के लीगल और बिजनेस अफेयर्स के हेड हैं। ये ईमेल बीबीसी के बाकी अधिकारियों को भी भेजा गया, जिसमें एक नाम रचना अग्रवाल का है। रचना अग्रवाल बीबीसी ग्लोबल न्यूज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर रही है। इस ईमेल में क्या लिखा गया था वो जानना बहुत जरूरी है। ईमेल में क्रिस लोवेथ ने भारत में एफडीआई पॉलिसी में बदलाव को बीबीसी इंडिया में लागू करने को लेकर कहा
कि पॉलिसी के मुताबिक काम करने की डेडलाइन पहले ही निकल चुकी है। 2022 में ईमेल लिख रहा है कि डेडलाइन निकल चुकी है बॉस, अभी हमें किसी सरकारी एजेंसी ने संपर्क नहीं किया है, जिसका मतलब अभी हमारी शिकायत नहीं हुई है। तो ऐसे देखें तो कोई डेडलाइन नहीं है, लेकिन अगर भारत सरकार ने संपर्क किया तो हमें यह दिखाना होगा कि हम इसको लेकर गंभीर हैं और हम कुछ तय सिफारिशों को लागू कर रहे हैं। कल भी लोकल लीगल एडवाइजर के साथ हमारी एक और मीटिंग है, जिसमें हम टाइमलाइन के बारे में पूछ सकते हैं, तो आपको यह पता चल जाएगा कि किसी भी तरह के रिस्ट्रक्चर को लागू करने में कितना वक्त लगेगा। अगर हम ज्वाइंट वेंचर रूट से जाएंगे तो उसके हमें सरकार से मंजूरी लेनी होगी, जिसमें बहुत वक्त लगेगा। यानी ये ईमेल इस बात का सबूत है कि बीबीसी को इस बात की समझ थी, ऐसा लगता है साफ साफ, कि भाई नियमों की अनदेखी हो रही है, लेकिन वो इस बात पर बैठे हुए थे चुपचाप कि अभी तो हमें किसी ने अप्रोच ही नहीं किया। बॉस, कोई अप्रोच नहीं करेगा तो आप नियम की अनदेखी करेंगे? मतलब अगर ट्रैफिक लाइट पर, ट्रैफिक सिग्नल पर कोई पुलिस वाला नहीं खड़ा तो जंप कर जाएंगे कि भाई कोई तो देख नहीं रहा। भाई नियम आया तो नियम आया ना, कोई देखे ना देखे पालन करो। और ये लोग वो हैं जो दुनिया को सिखाते हैं कि क्या करना है, कैसे सरकार चलानी चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, कैसे कानून बनाने चाहिए। सब दुनिया को समझाने के लिए ज्ञान है। अपना ज्ञान समझ में नहीं आ रहा था कि नियम का पालन करना चाहिए भारत में अगर काम कर रहे हैं तो। भारत के इस इंटरनल ईमेल से, बीबीसी के इस इंटरनल ईमेल से जो बातें निकल कर आ रही हैं, उसमें पहली बात कि बीबीसी के अधिकारियों को एफडीआई पॉलिसी में बदलाव की जानकारी थी और उन्हें यह भी पता था कि उन्हें बीबीसी इंडिया को रिस्ट्रक्चर करना होगा, क्योंकि बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यानी बीबीसी इंडिया का 100% मालिकाना हक बीबीसी वर्ल्ड सर्विस यूके बेस्ड कंपनी के पास है। और यह एफडीआई पॉलिसी का उल्लंघन है, जो कहती है कि एफडीआई की सीमा 26% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, बीबीसी के अधिकारियों को यह भी पता था कि नियमों का पालन करने की डेडलाइन निकल चुकी है। तीसरी बात, बीबीसी के अधिकारियों को यह भी पता था कि वो भारतीय कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और ये सब जानते हुए भी उन्होंने अपने ऑपरेशंस को जारी रखा। चौथी बात, यह भी साफ था कि बीबीसी इंडिया के अधिकारी एफडीआई पॉलिसी को लागू करने को लेकर किसी तरह की जल्दबाजी में नहीं थे और जानबूझकर नियमों की अनदेखी कर रहे थे, क्योंकि वो अभी तक जांच के दायरे में आए नहीं थे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बीबीसी के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं। बीबीसी इंडिया ने भारतीय कानूनों को कैसे ताक पर रखा, उसे बताने वाला एक और एक्सक्लूसिव दस्तावेज अब आपको दिखाता हूं। ये देखिए, एक और एक्सक्लूसिव दस्तावेज है। ये बीबीसी अधिकारियों का 5 पेज का कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, जो हम आपको टाइम्स नाउ नव भारत पर दिखा रहे हैं। और इसकी डेट आप देखेंगे, ये भी अगस्त 2022 का है, मीटिंग की डेट लिखी हुई है। इसका टाइटल था बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया ओनरशिप एंड कंट्रोल फॉर अप्रूवल। इस डॉक्यूमेंट पर कॉन्फिडेंशियल लिखा था और एक कैटेगरी थी एक्शन, जिसके आगे लिखा था फॉर अप्रूवल। यानी ये डॉक्यूमेंट इसलिए सबको दिया गया था ताकि इस पर मंजूरी ली जा सके। डॉक्यूमेंट में अगस्त 2022 की डेट थी। यह डॉक्यूमेंट लीगल एडवाइजर क्रिस लोवेथ और डायरेक्टर रचना अग्रवाल को भी दिया गया। यह 5 पेज का डॉक्यूमेंट था। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें क्या लिखा था। अगस्त 2022 के इस डॉक्यूमेंट में लिखा है कि भारत सरकार ने एक नया नियम लागू किया है। यह नियम डिजिटल मीडिया न्यूज एंटिटीज में विदेशी ओनरशिप कितनी होगी इसको लेकर है। बीबीसी वर्ल्ड सर्विस बीबीसी इंडिया को यह सलाह दी गई है कि वो इन नियमों को देखे और भारत में अपने स्ट्रक्चर को रीस्ट्रक्चर करें। इसके लिए कुछ विकल्प तय किए गए। इनमें से किसी भी विकल्प को लागू करने के लिए बीबीसी की ओनरशिप और भारत में उसकी न्यूज एक्टिविटीज को कंट्रोल करने से जुड़े मामले में अहम बदलाव करने होंगे। मतलब इस डॉक्यूमेंट में लिखा गया था कि अगर हमको भारत में काम करते रहना है तो भारत सरकार का जो नियम है उसके हिसाब से बदलाव करने होंगे। डॉक्यूमेंट के आखिर में लिखा था कि यह सिफारिश है और न्यूज बोर्ड को इस पेपर को अप्रूव करने के लिए कहा गया था। इस कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स में लिखा था कि भारत में कंपनी के ऑडिटर से अपील की गई है कि वो मौजूदा हालात पर अपडेट करें और बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया को इन नियमों को मानने के लिए क्या कदम उठाने हैं वो भी बताएं। यानी अगस्त 2022 तक बीबीसी अभी भी कागजों में ही खेल रहा था।
आगे लिखा गया कि बीबीसी वर्ल्ड सर्विस भारत में बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के जरिए ऑपरेट करती है। इसमें 100% ओनरशिप बीबीसी की है। दिसंबर 2022 की यह लीगल सलाह दी गई थी क्योंकि न्यूज और करंट अफेयर्स से जुड़ी सामग्री बीबीसी वर्ल्ड सर्विस यूट्यूब पर अपलोड करती है, तो इसलिए बीबीसी वर्ल्ड सर्विस को डिजिटल मीडिया एंटिटी की तरह ही देखा जाएगा। यानी आप ये देखिए कि ये डॉक्यूमेंट खुद कह रहा है कि बीबीसी को इसके खुद के लोगों ने दिसंबर 2020 में, यानी नियम आने के बाद, ये बता दिया था, सलाह दी थी कि बॉस ये मामला जो है वो नियमों के उल्लंघन का है, हम भारत के नियम की उल्लंघना कर, भारत के नियम की अनदेखी कर रहे हैं। दिसंबर 2020 में सलाह दे दी गई थी। कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है अगस्त 2022 का। तब तक ये कागज खेल रहे हैं कि हाँ अभी तक तो किसी ने देखा नहीं, सरकार ने भी कुछ कहा नहीं है, इसका मतलब कोई डेडलाइन नहीं है, तो देखो हम कैसे कर सकते हैं। बॉस ये क्या चल क्या रहा है? 2 साल से तुम्हारा चल रहा है हिसाब किताब। इस कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट में यह भी कहा गया है कि कुछ डिजिटल मीडिया न्यूज एंटिटीज ने भारत में अपना ऑपरेशन बंद कर दिया है, जैसे याहू न्यूज, हफिंगटन और बाकियों ने रिस्ट्रक्चर किया है ताकि वो नए नियमों के दायरे में आए। यानी इनको यह भी पता है, जब अगस्त 2022 में ये बात कर रहे हैं कि भाई ये सब हो चुका है, इसलिए हमें यह सलाह दी गई है कि हम इसे देखें और बीबीसी वर्ल्ड सर्विस को इस तरह से रिस्ट्रक्चर करें ताकि नए नियमों के दायरे में आ सके। इस कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट में आगे भी लिखा है कि क्योंकि बीबीसी नए नियमों के दायरे में आता है या नहीं, इसको लेकर अभी संशय है, इसलिए अभी वेट एंड सी की पॉलिसी अपनाई गई है, ये देखने के लिए कि बाकी पब्लिशर्स क्या कदम उठाते हैं। भाई क्या संशय है जब खुद ही आपकी टीम कह रही है कि हम इसके दायरे में आते हैं? अब आपको बीबीसी इंडिया का एक और ईमेल दिखाता हूं। ये 1 सितंबर 2022 का ईमेल। ये ईमेल बीबीसी से जुड़े किसी एलन डिक्सन ने लीगल एडवाइजर क्रिस लोवेथ को भेजा और कुछ और लोगों को भी ये ईमेल भेजा गया। इस ईमेल में क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि हाय क्रिस, जो पेपर प्रपोजल था कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे उसे मंजूर कर लिया गया है और रिस्क को नोट कर लिया गया है। यानी मेल में यह बताया जा रहा है कि जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट दिया गया था जिसमें रीस्ट्रक्चरिंग की बात थी, उसको क्या रिस्क है उसमें, उसको हमने देख लिया। यानी ये लोग रिस्क मान रहे थे लेकिन कदम नहीं उठा रहे थे। बीबीसी के अधिकारियों पर यह भी आरोप है कि जब उन्हें लगा कि वो इस मामले में भारतीय कानूनों में फंस सकते हैं तो उन्होंने बहुत तेजी से ईमेल्स की ट्रेल को डिलीट कर दिया। यह भी आरोप लगा है। भारतीय कानूनों का पालन न करने से बीबीसी पर अब आरोप है कि भारत में उसे जो भी कमाई हो रही है वो सीधे यूके भेज दी गई और इससे भारत को विदेशी मुद्रा का नुकसान हो रहा है। इस पॉइंट को भी बहुत अच्छे से समझिए कि ऐसा नहीं था कि भाई एक कानून आया और उसका उल्लंघन कर दिया। भारत को कितना नुकसान हुआ। जो कंपनी है इनकी यूके बेस्ड कंपनी क्या है? बीबीसी ग्लोबल न्यूज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और भारत में इनकी कमाई कैसे होती है? भारत में इनकी कमाई होती है भाई एड से आता है, सेल्स से आता है, ये सारी चीजों से कमाई होती है। और ये कमाई जो है ये जाती कहां है? ये चली जाती है सीधा यूके, ब्रिटेन। अरे भैया तुम यूके भेज दे रहे हो, कमा यहां रहे हो, पैसा वहां भेज दे रहे हो। और जो 26% का कैपिंग था उसमें ये पैसा जो है, बाकी का पैसा इंडिया में रहता। नए नियम बीबीसी लागू करता तो ये कमाई जो है वो पूरी तरह से यूके नहीं जाती। अगर नियमों का पालन करता तो बीबीसी यूके का बीबीसी ग्लोबल न्यूज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर अपना कंट्रोल खो देता। इस चक्कर में ये सारा खेल हुआ। तो इसलिए ये सब देखने के बाद तो सवाल ये उठता है कि क्या यही परेशानियां थी जिसकी वजह से इन लोगों को नरेंद्र मोदी पसंद नहीं है? क्या यही परेशानियां थी जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी पर डॉक्यूमेंट्री बनाई गई ताकि दबाव बने? और जब सब कुछ सामने है और डॉक्यूमेंट्स में लिखा जा रहा है कि भाई इस पर करना चाहिए काम, तो फिर विक्टिम कार्ड क्यों खेला जा रहा है कि डॉक्यूमेंट्री बना दी इसलिए हम पे कार्रवाई हो गई? मतलब आप क्या चाहते थे कि आप ये करते रहें और सरकार जो है मुंह फेरे रहे? हमने इस मामले में बीबीसी का भी पक्ष जानने के लिए उन्हें ईमेल किया। हमने कहा कि भाई हमारे पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स है, बताइए आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है।
जिस पर बीबीसी ने कहा कि हम भारतीय जांच एजेंसियों के साथ पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि हमारे जो भी दायित्व हैं वो पूरे हो सके। ये बस हमें बीबीसी का जवाब आया कि हम कोऑपरेट कर रहे हैं, हम भारतीय जांच एजेंसी को सहयोग कर रहे हैं। नियमों के उल्लंघन के आरोप में ही ईडी ने बीबीसी इंडिया के खिलाफ फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के तहत केस दर्ज किया है। सूत्र बता रहे हैं कि ईडी ने बीबीसी के जुड़े कुछ लोगों के बयान भी दर्ज किए हैं, जिसमें 6 कर्मचारी और एक बीबीसी इंडिया के डायरेक्टर शामिल हैं। सूत्रों से यह भी पता चला कि ईडी ने बीबीसी इंडिया से उसके फाइनेंसेस और फंड से जुड़े कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, कंपनी से जुड़े कुछ अधिकारियों के बयान मांगे हैं। सूत्रों के मुताबिक आज भी ईडी ने बीबीसी के एक और कर्मचारी से पूछताछ की है, कुछ डॉक्यूमेंट्स की जांच की गई है। यानी पूरा मामला नियमों और कानूनों के उल्लंघन का है। लेकिन आप याद कीजिए कि जब बीबीसी की जांच के लिए फरवरी में इनकम टैक्स की टीम ने एक सर्वे कर दिया था तो इसे लोकतंत्र पर खतरा बता दिया गया था, बोलने की आजादी पर पहरा बता दिया गया था, इमरजेंसी लग गई, तानाशाही आ गई, ना जाने क्या क्या कह दिया गया। यानी पहले कानून तोड़ो, फिर डॉक्यूमेंट्री के नाम पर विक्टिम कार्ड खेलो। जब फरवरी में इनकम टैक्स का सर्वे बीबीसी के दफ्तर में हुआ था तो क्या क्या कहा गया था, एक बार आपको याद करा देता हूं। कांग्रेस का बयान आया था कि पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, उसे बैन किया गया, बीबीसी पर आईटी का छापा पड़ गया, अघोषित आपातकाल। अखिलेश यादव का बयान, बीबीसी पर छापे की खबर वैचारिक आपातकाल की घोषणा है। अरविंद केजरीवाल का बयान, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला जनता की आवाज दबाने के बराबर है। जो भी बीजेपी के खिलाफ बोलता है उसके पीछे ये लोग आईटी, सीबीआई और ईडी को छोड़ देते हैं। क्या बीजेपी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और संस्थाओं को कुचलकर पूरे देश को अपना गुलाम बनाना चाहती है? ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट्स में, नियमों का, देश के नियमों का पालन कराने का मामला है और उस मामले को सिर्फ मोदी विरोध के नाम पर एजेंडा बनाते हैं।